हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मध्य एशिया से भारत का संपर्क जो हुआ था, इससे संबंधित कौन कौन से वंश, कौन कौन से घटनाएं हुई थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की थी। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पहलव तथा कुषाणों का हमला हुआ था। यानी कि इस समय भारत के संपर्क में जो आने वाले वंश थे वो 4 वंश थे। पहला था शक, उसके बाद यूनानी, शक, पहलव तथा कुषाण। यानी कि ये 4 यूनानी याद रखिएगा, शक, उसके बाद पहलव और कुषाण, ये 4 वंशों का हमला हुआ था। सबसे पहले हिंद यूनानी, यहाँ से पूछे जाने वाले कौन कौन से प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई यूनानी कहलाते थे। इंडो ग्रीक, इसके बारे में देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डेमेट्रियस प्रथम था। यानी डेमेट्रियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था, जो कि बैक्टीरिया का शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत, सिंध, अफगानिस्तान एवं पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर 165 से 145 ईस्वी पूर्व यह मिलिंद का एक महान शासक था। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल, आधुनिक सियालकोट में थी। और यानी कि उसकी राजधानी कहाँ पे थी? साकल में थी, जो पंजाब में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद ये पंजाब की राजधानी है। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने नागसेन से लिया था। मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है। ये आपको पता होगा कि मिनांडर और नागसेन की कथा जो है ये मिलिंद पन्हों में आपको मिलती है। मिलिंद पन्हों, जिसके लेखक नागसेन हैं, इसमें मिनांदर और नागसेन से संबंधित बौद्ध धर्म में जो अनेक प्रश्न पूछा गया था, उन प्रश्नों के बारे में जिक्र है। तो जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्हों, याद रखिएगा। ये मिलिंद या अर्थात मिलिंद के प्रश्न। हिंद यूनानी शासकों ने काफी संख्या में सिक्के जारी किए थे। इन शासकों में सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के हैं। यानी जो इंडो ग्रीक शासक थे वो बहुत अधिक सिक्के जारी किए थे, और सोने के सिक्के भी सबसे पहले इन्होंने ही जारी किए थे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और सबसे अधिक सिक्के मिनांडर ने ही जारी किए थे। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन किन राजाओं के हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन को आप एकदम सुपर हिट मानिएगा। सबसे पहले नोट कर लीजिए, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने जारी किए थे, हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। यानी आपको पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो इंडो ग्रीक या इसको हिंदी में हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। ये क्वेश्चन कई बार छपा है दोस्तों। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यानी कि जो यूनान की कला था उस कला को हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यानी गांधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट के उदाहरण हैं। उसके बाद तपस्यारत बुद्ध का दृश्य गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये 3-4 बातें आप शॉर्ट नोट्स तैयार जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं आज कि इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के ले सकते हैं, और इसका प्रिंट करके भी आप स्टडी कर सकते हैं। यानी कि हमारा पीडीएफ रेडियंट कंपटीशन क्लासेस का जो है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है रेडियंट कंपटीशन क्लासेस, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। वहां पर जाकर के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिए, हिंद यवनों के बाद भारतीय क्षेत्र पर हमला करने वाले शक का नाम। यानी हिंद यूनानी के बाद जो है, हिंद यवनों के बाद जो है, ये शक लोग थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे। ये कहाँ से होकर आए? पूर्वी ईरान। उसके बाद शकों की 5 शाखाएं थी, और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। अब देखिएगा, शक अफगानिस्तान, मथुरा, पश्चिमी भारत, पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला, ऊपरी दक्कन,
ये 57 से 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। उसके बाद यदि हम लोग देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, तो इतनी सारी बातें जो है आप यहाँ देख पाए। उसके बाद इसके अतिरिक्त भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिएगा, विक्रम संवत नाम का संवत 57 ईस्वी पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ होती है। आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विक्रम संवत जो है ये 57 ईस्वी पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ है। ये आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। लेकिन ये विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व नहीं, ये 58 ईस्वी पूर्व आप याद रखिएगा। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, 58 ईस्वी पूर्व। उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि इतना प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया उसने इस उपाधि को धारण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। यानी कि देखिएगा कि भारतीय शासकों में अब तक जो है भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य थे, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अब तक कितने लोगों को, कितने लोग जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए? 14। सबसे विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन यानी मौर्य काल में निर्मित का जीर्णोद्धार करवाया था। कौन? तो ये रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। रुद्रदामन का संस्कृत जो है जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में था? विशुद्ध संस्कृत भाषा में। और सबसे लंबा अभिलेख, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। क्षत्रप शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहे जाते थे, याद रखिएगा। उसके बाद पहलव या पार्थियाई। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पहलवों का आधिपत्य हुआ। इनका मूल वास स्थान ईरान था, जहां से वे भारत आए थे। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ गोंडोफर्निस। उसी के शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था तो उस समय राजा कौन था? तो गोंडोफर्निस था। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कुषाण। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखारी भी कहलाते थे। ये कुषाण लोग यूची कबीले के थे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुषाण लोग कौन से कबीले के थे। कुषाण नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं में से एक था। कुजुल कटफिशस, यह भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिशस था दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। कौन? कुजुल कटफिशस और भीम कटफिशस। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी। आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने जारी किए, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के भीम कटफिशस ने जारी किए थे, ये याद रखिएगा। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है यह शैव था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक का नाम कनिष्क था और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शक संवत कौन चलाया? कनिष्क ने चलाया। कब चलाया? 78 ईस्वी में चलाया। उसके बाद देखिएगा कि शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसकी 2 राजधानियां थी, एक पुरुषपुर यानी पेशावर और मथुरा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। अश्वघोष कनिष्क की राजकवि था। उसने सौंदरानंद, बुद्धचरित और साड़ीपुत्र प्रकरण की रचना की थी। अश्वघोष यानी कि इसमें कौन कौन सी रचना? सौंदरानंद, बुद्धचरित और साड़ीपुत्र की रचना अश्वघोष ने किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसके बाद कनिष्क के राजवैद्य का नाम चरक था। जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। ये शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिएगा। उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना।
कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र शाही शाहनुशाही कहा गया है। कनिष्क के शासनकाल में कला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक है गांधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के पास एक विशाल संघाराम यानी कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा करवाया गया था। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था, आप इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद वसुमित्र महाविवाह शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविवाह शास्त्र को कहा जाता है, और इसके लेखक का नाम वसुमित्र है। नागार्जुन, इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सापेक्षता का सिद्धांत जो है नागार्जुन ने प्रतिपादित किया, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम माध्यमिक सूत्र है। ये नागार्जुन की कृति। यानी कि इस प्रकार जो है हम लोग ये चैप्टर को समाप्त कर दिए। यानी कि ये चैप्टर के तहत हम लोग 4 वंश मध्य एशिया से भारत का संपर्क के तहत 4 वंशों के बारे में देखे। हिंद, यूनानी देखे, शक देखे, पहलव देखे और कुषाण देखे। बस अगले वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर हमारा सीरीज अच्छा लगे, आपके लिए लाभदायक हो, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।